नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने यहाँ पर है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। यानी कि किस कितना जो है चार्ज कैरियर मोबाइल होते हैं, यानी कि फ्री होते हैं मूव करने के लिए। इसी चीज को कहा जाता है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हो? आप इसको डिफाइन करोगे इसके फॉर्मूले की हेल्प से। अगेन, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता है? इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए। फॉर्मूला इसका होता है म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यूनिट ले लेते हैं, तब मोबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। तो ये कंडीशंस को यूज करके आप डिफाइन कर सकते हो मोबिलिटी को। कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे कि भाई इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, आप जो है किसके टर्म्स में डिफाइन करते हो? आप चीज को किसी को भी नोमरेटर के टर्म्स में डिफाइन करते हो। इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप कह सकते हो कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। इस तरीके से डेफिनेशन हो जाएगी मोबिलिटी की कंप्लीट। मोबिलिटी की अगर ऐसा यूनिट की बात करी जाएगी, तो ऐसा यूनिट कितनी हुआ करती है मोबिलिटी की? ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वोल्ट पर मीटर। इस हिसाब से जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी वोल्ट इनवर्स मीटर टू सेकंड इनवर्स। ये जो है यूनिट आ जाएगी मोबिलिटी की। बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं, एक यूनिट ये भी हो सकती है। इसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो मोबिलिटी का। अगर आपको मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता, वेलोसिटी का तो ऑब्वियस सी बात है पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर नहीं पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज, है ना? फोर्स अपॉन चार्ज होती है। तो आप इसको लिख सकते हो वी डी इंटू क्यू अपॉन फोर्स। अब यहाँ पर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या लिख दोगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए लिख दोगे एल टी माइनस वन। चार्ज के लिए आप लिख दोगे ए टी, और फोर्स के लिए आप लिख दोगे एम एल टी माइनस टू। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा एम माइनस वन। ये एल तो जो है कैंसिल हो जाएगा, और टी कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा प्लस टू। टी हो जाएगा प्लस टू। और ए कितना हो जाएगा? ए तो यहाँ पर यही रह जाएगा, ए माइनस वन रह जाएगा। तो ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला मोबिलिटी का। मोबिलिटी एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। कितना ज्यादा ईज है, ईज मतलब कितना ज्यादा इजी है इलेक्ट्रॉन्स को कहीं पर भी अगर वो क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। जैसे कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो कर पा रहे हैं, यही चीज मोबिलिटी बताया करती है। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर अ सेमीकंडक्टर। देखिए, सेमीकंडक्टर में आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले चीज कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल, दो टाइप के जो है चार्ज कैरियर होते हैं, और दोनों की वजह से करंट हुआ करती है। तो करंट इज इक्वल टू, पहले तो आप लिख लोगे कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी और एक होल की वजह से होगी। अब जो आपने अभी फॉर्मूला बनाया था आई इज इक्वल टू एन ए म्यू ई ई, ये फॉर्मूला आप एक बार तो इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर दोगे और एक बार आप होल के लिए अप्लाई कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो किस तरीके से लिखेंगे? पहले इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, एरिया तो वही रहेगा। फिर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी आ गई, ई इंटू ई हो गया। फिर उसके बाद बिल्कुल इस तरीके से होल के लिए भी आप लिख दोगे, म्यू एच आ जाएगा। ई आ गया और ई आ गया। अब यहाँ पर जो चीजें कॉमन है आप उनको लेकर के चलिए कॉमन, और जो चीजें रह जाएंगी उनको ब्रैकेट में लिख देंगे। जैसे एन ई म्यू ई, एन एच म्यू एच, इतना जो है ये रह जाएगा। आई इज इक्वल टू, ये देखिए फॉर्मूला आ गया आपके पास। करंट और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन आ चुका है सेमीकंडक्टर के लिए। एच यहाँ पर होल है, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को। और ई जो है यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन के लिए बातें लिखी हुई हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, आई इज इक्वल टू ई ए ई, और ब्रैकेट में आ रहा था हमारे पास में म्यू एच एन एच प्लस म्यू ई एन ई। ये फॉर्मूला आ रहा था। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बना लेंगे। आपको ये भी पता है, देखिए आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। वी अपॉन आर की जगह आप लिख सकते हो रो एल अपॉन ए। यहाँ पर ये ए जो है अपॉन में ऊपर चला जाएगा। आई इज इक्वल टू, अब आप आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? देखो, यहाँ पर एक तरीके से वन अपॉन रो बन रहा है, आप उसको सिग्मा लिख सकते हो। वी अपॉन में एल आएगा, वी अपॉन एल, और यहाँ बच जाएगा ए। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? आई इंटू एल अपॉन वी। या आप एक काम करिए, यहाँ पर एक और सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, और वो सब्स्टिट्यूशन होगा आई इज इक्वल टू सिग्मा वी अपॉन एल की जगह पर हम ई लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू सिग्मा ई ए, इतना आ जाएगा। आप यहाँ पर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इन दोनों की हेल्प से क्या कह सकते हो कि भाई दोनों चीजें जो है करंट हैं। तो आपने क्या कर दिया? दोनों को यहाँ पर इक्वेट कर दिया। जब आप दोनों को इक्वेट कर दोगे, तो आपके पास में कुछ इस तरीके का आंसर आना चाहिए। ई ए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू रह जाएगा ई म्यू एच एन एच म्यू ई एन ई। सिग्मा इज इक्वल टू, ये जो है आंसर आ जाएगा।
इस तरीके से हम यहाँ पर रिलेशन डेवलप कर लेंगे कंडक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे सामने रेसिस्टेंसेज हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया सीरीज में और ये वाला कॉम्बिनेशन हो जाएगा पैरेलल में। डेरिवेशन तो सीधी सी बात है, हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर अभी। तो सीरीज सर्किट में जो रेसिस्टर्स होते हैं उनका अलजेब्रिक एडिशन कर देने पर आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल जाता है। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप पैरेलल वाले केस में रेसिप्रोकल्स का एडिशन कर देते हैं, जितने भी रेसिस्टर हैं उनके रेसिप्रोकल का एडिशन कर देते हैं, तो तब वहां पर आपको इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस है जो कि एक सेल का हुआ करता है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हुआ करता है पढ़ लेते हैं। रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, जो सेल के अंदर मटेरियल भरा होता है उसी को आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हो, जो दो इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे से लिंक करने का काम करता है। टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स, यानी कि जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये सेल के दो इलेक्ट्रोड्स हो गए इधर, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये क्या हो गया, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब जब मान लीजिए करंट आपने अगर सर्किट को क्लोज कर दिया तो करंट यहाँ पर फ्लो करेगी। जब करंट यहाँ पर फ्लो करेगी तो फ्लो करते हुए इस तरीके से जब आएगी करंट, है ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है, ये रेसिस्टेंस जो है कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराता है करंट के फ्लो के लिए। तो उसी रेसिस्टेंस को आप क्या कहा करते हो, इंटरनल रेसिस्टेंस कहा करते हो। हमेशा याद रखना, इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है किसी भी सेल का, वो उसके इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है। जो करंट को मिलता है, करंट जो फ्लो हो रही है सेल के थ्रू, उसी के लिए वो रेसिस्टेंस हुआ करता है। इंटरनल रेसिस्टेंस को मैं आपको बता दूं, स्मॉल आर से यहाँ पर डिनोट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेसिस्टेंस, ईएमएफ, और दूसरी चीज है, तीसरी चीज है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर इन दोनों के, तीनों के बीच में जो है रिलेशन बताना है हम लोगों को। देखिए एक रिलेशन तो मैं आपको ये लिख करके बताता हूँ कि V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर होता है, ठीक है। V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है, जहां पर V है पोटेंशियल डिफरेंस, E है ईएमएफ, I है करंट और R है यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस। अब इसके बाद एक जो फॉर्मूला होता है इंटरनल रेसिस्टेंस का, वो ये हुआ करता है, R इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट E माइनस E अपॉन V माइनस 1। ये इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला रहा करता है, जो आप इन वैल्यूज की हेल्प से जो है R की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हो बहुत इजीली। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर और बता देता हूँ इसी के एडिशन में, ये बता देता हूँ कि ये जो ईएमएफ है, भाई ये ईएमएफ क्या चीज हुआ करती है। अगर आपको आ जाए कि डिफरेंशिएट करिए ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में, तो कैसे बताओगे। देखो सीधी सी बात है, आपको एक सर्किट तो यहाँ पर दिख रहा होगा ना, ये अगर आपको ये सर्किट दिख रहा है तो पूरे सर्किट में आप ऐसे समझाइएगा कि पूरे के पूरे सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने में, कंप्लीट सर्किट के अंदर, कंप्लीट सर्किट के अंदर चार्ज को क्या कराने में भाई, फ्लो कराने में जितना भी वर्क करना पड़ता है, कितना चार्ज होगा, ये यूनिट चार्ज होगा, ठीक है। कंप्लीट सर्किट में यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा, वो हुआ करता है ईएमएफ के बराबर, ईएमएफ ऑफ सेल के बराबर। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने का तरीका कुछ ऐसा हो जाएगा। कंप्लीट सर्किट तो नहीं होगा यहाँ पर, है ना, एक्सटर्नल सर्किट आप कहोगे, एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट के अंदर यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज को मूव कराने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल कहा, तो इसका मतलब है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ये दोनों सर्किट में वर्क कराते हैं यूनिट चार्ज को मूव कराने में, तो वो बन जाता है ईएमएफ। और एक्सटर्नल सर्किट में आप चार्ज को मूव कराते हो यूनिट चार्ज को, तो जो वर्क बन जाता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ क्या होता है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है, क्योंकि ये कंप्लीट सर्किट में वर्क के बराबर होता है, सीधी सी बात है। और यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या है, देखिए इंटरनल से यहाँ पर मतलब है जो सेल, जो बैटरी आप पढ़ रहे हो उसको भी आप इंक्लूड कर रहे हो। अगर आप सिर्फ एक्सटर्नल कह रहे हो तो आप एक्सक्लूडिंग सेल, जिस सेल के लिए आप पढ़ रहे हो उस सेल को छोड़ करके जितना सर्किट बच गया आप उसकी बात कर रहे हो। कुछ ग्राफ हैं जो इंपॉर्टेंट है और हमें पढ़ लेने चाहिए, सेल से ही रिलेटेड है। सबसे पहला जो ग्राफ है वो है ईएमएफ ऑफ सेल वर्सेस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस सर्किट में लगा होता है। देखिए एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आप चाहे बढ़ाते जाइए, ईएमएफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि रेसिस्टेंस के क्या है, पैरेलल है। यानी कि आप रेसिस्टेंस बढ़ाते चले जा रहे हो बट ईएमएफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो, ग्राफ दे रखा है आपको पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस रेसिस्टेंस। यहाँ पर आप देखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है धीरे धीरे ईएमएफ के बराबर होता चला जा रहा है। और ये कब ऐसा हो रहा है, जब आप एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू को क्या करते जा रहे हो, लगातार इंक्रीज करते चले जा रहे हो। अगर आप एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे, देखिए यहाँ देखिए, समझ करके देखिएगा इसको, ये बैटरी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। और इंटरनल रेसिस्टेंस तो देखो मैं मेंशन कर नहीं रहा हूँ अभी,
ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस में मेंशन ही नहीं कर रहा है। अब आप सोच करके देखिए, अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है तो एक टाइम पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा और करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट में वो कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि आपके सेल के थ्रू जो होगा कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, है ना। जब आपके सेल के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा उस टाइम पर जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है आपने पढ़ रखा है, ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ दिखा रखा है कि भाई बहुत आगे जा करके जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वोल्टेज जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पर दिखा रखी है इन्होंने कि जब आप एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर रख लेते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, जितना सेल का ईएमएफ है उसका जस्ट हाफ हो जाएगा। ये भी आपको रिलेशन ध्यान रखना है। जो थर्ड वाला ग्राफ है वो है इन वोल्टेज और करंट के बीच में, जो वोल्टेज और करंट सेल के थ्रू फ्लो हो रहे होंगे। देखिए जब करंट यहाँ पर जीरो है, ठीक है, तो वोल्टेज आपको दिख रहा है मैक्सिमम है, यानी कि ये ईएमएफ की वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे जैसे करंट बढ़ता चला जाएगा, जब करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो वोल्टेज कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर, जीरो दिख रहा है। देखिए बनाया कैसे गया है, मैं आपको यहाँ पर बताऊं। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक इक्वेशन बताई थी, v इक्वल टू ई माइनस आई आर। आपको v और i के बीच में ग्राफ बनाना है ना। तो इस तरीके से देखिए आप इसको पढ़ करके चलिए। v इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो माइनस आई आर प्लस ई। ठीक है, इतना लिख लिया आप लोगों ने। अब इसी चीज को आप थोड़ा सा और चेंज करके इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लिया आप लोगों ने। अब आप इसको देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो इक्वेशन होती थी स्ट्रेट लाइन की, इससे कंपेयर कर लीजिए। आपको पता चलेगा कंपेयर करने पर कि m तो आ गया यहाँ पर माइनस आर के बराबर, यानी कि स्लोप आ गया है माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। y एक्सिस पर आपको दिख रहा है v है, x एक्सिस पर आपको दिख रहा है i है, और इंटरसेप्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा, e के बराबर हो जाएगा। वो इंटरसेप्ट यहाँ पर इसमें तो दिखाया नहीं गया है, लेकिन इंटरसेप्ट यहाँ पर e के बराबर होगा। और इसीलिए देखिए आप यहाँ पर स्लोप लिखा देख सकते हो माइनस आर, क्योंकि स्लोप निगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अभी ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे सामने आ गई है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीरीज में भी पढ़ना है हम लोगों को और पैरेलल में भी पढ़ना है। भाई ये चीज सीरीज में है और ये चीज पैरेलल में, इसमें तो कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। तो सीरीज में देखो, पैरेलल सीरीज में जब जो है सेल्स को लगाया जाता है तो वहां पर इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है ना वो E1 प्लस E2 हो जाएगा। E1 प्लस E2 हो जाएगा। और इंटरनल रेसिस्टेंस भी याद रखिएगा आप, ये हो जाया करता है R1 प्लस R2। इसी तरीके से पैरेलल में कितना हो जाएगा, पैरेलल में ये हो जाया करता है, सबसे पहले मैं इंटरनल रेसिस्टेंस बता देता हूँ। इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए आपको रेसिप्रोकल्स का एडिशन करना पड़ता है। और ईएमएफ के केस में ना ई अपॉन आर इज इक्वल टू E1 अपॉन आर प्लस E2 अपॉन आर, ये चीज आपको यहाँ पर करनी पड़ती है। ठीक है, एक यहाँ पर और केस बन जाता है जिसमें आप इस तरीके से कुछ लिखते हो चीजों को, जहां पर सेल्स जो है ना उनके सेम पोलैरिटी एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं। ये इंटरनल रेसिस्टेंस हो गए, ये हो गए यहाँ पर ईएमएफ। अब यहाँ पर हम ये मान करके चल रहे हैं कि E1 जो है E2 से ज्यादा है, तो यहाँ पर अब जो है नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है कितना आ जाएगा, अब इस बार आएगा ये E1 माइनस E2, E1 प्लस E2 नहीं आएगा। लेकिन इंटरनल रेसिस्टेंस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इंटरनल रेसिस्टेंस यही रहता है, R1 प्लस R2 ही रहता है। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। ये कंडीशन है मैक्सिमम करंट के लिए। कब है ये कंडीशन, जब आप बहुत सारे मल्टीपल सेल्स को यूज करते हो, मल्टीपल सेल्स को यूज करते हो और वो सेल्स आपने सीरीज में ऐड कर रखे हैं, और यहाँ पर आपने मल्टीपल सेल्स जो है काहे में कनेक्ट कर रखे हैं, मल्टीपल सेल्स आपने यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं। तो ये दो स्टेटमेंट हैं इस तरीके के, दो कॉम्बिनेशन के लिए। अब देखिए, व्हेन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज मच हायर देन द टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है बहुत बहुत ज्यादा हो जाए, इंटरनल रेसिस्टेंस जितना भी है ना, जितना भी है उससे बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है, तब आप क्या कहते हो कि आपको सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो आप सेल्स को कैसे कनेक्ट करिए, सीरीज में कनेक्ट करिए। अगर आप वहां पर क्या चीज ऑब्टेन करना चाहते हैं, मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करना चाहते हैं। के बाद अगर आप इसके ठीक उल्टा कंडीशन आ जाए कि आर जो है, जितने भी इंटरनल रेसिस्टेंसेज हैं सर्किट के अंदर, अगर वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत कम आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सेल्स को जो है ना पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए टू गेट मैक्सिमम करंट। ठीक है, ये बातों को आप लोग ध्यान रखना, कभी हो सकता है एक मार्क में अगर पूछना है तो आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ पता होगा। नेक्स्ट यहाँ पर चीज आ जाएगी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको बच्चों हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं, यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है। अब होता क्या है, देखिए ये होता है कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कंडक्टर से आपने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और आपने उस कंडक्टर में क्या कराया, आपने उस कंडक्टर में करंट को फ्लो करा दिया। ठीक है,
इस कंडक्टर का क्या होगा, इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, बैटरी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और कुछ टाइम के लिए आप जो है यहाँ पर करंट फ्लो करा रहे होंगे। तो होता क्या है कि जब भी किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराते हैं, तो वहां पर हीट जनरेट हो जाती है, और वो जो हीट जनरेट होती है वो आई स्क्वायर आर टी के बराबर जो है रहा करती है। इसी चीज को आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहा करते हो। यहाँ पर टी टाइम है, आर रेसिस्टेंस है, और आई जो है करंट है। तो आर और टी के मुकाबले रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस जो है वो आई पर ज्यादा डिपेंड कर रही है। आप यहाँ से देख भी पा रहे हो, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है V इक्वल टू आई आर होता है, या फिर आप कह सकते हो कि I इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हो, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये भी हो जाएगा हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पर, जो हो जाएगा H इज इक्वल टू वी आई टी। यहाँ पर ये फॉर्मूला वोल्टेज, करंट और टाइम के टर्म्स में। आपको जिस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी आप उसी फॉर्मूले को लेकर के यहाँ पर चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर किसे कहा जाता है? रेट एट विच वर्क इज डन। रेट एट विच वर्क इज डन, और ये वर्क कौन कर रहा है? सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी कि बैटरी, इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट। मतलब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है, इस फ्लो को मेंटेन करने के लिए, इस फ्लो को मेंटेन करने के लिए बैटरी को क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है बच्चों। और ये वर्क यूनिट टाइम में जितना भी होगा, ये वर्क यूनिट टाइम में जितना भी होगा, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर। आई होप आप ये फ्लो को समझ गए होंगे, किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करते हैं। तो पावर का फॉर्मूला भी इसलिए हो जाता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम यानी कि रेट एट विच वर्क इज डन। आप यहाँ पर दूसरे फॉर्मूले भी बना सकते हो, आप यहाँ पर एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हो पावर को। फिर आप पावर का फॉर्मूला ये भी बना सकते हो, आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला पावर का हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक फॉर्मूला इसी तरीके से पावर का हो जाएगा वी आई। तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, देखिए जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम वैसे फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यूनिट जो है इसकी पावर की हुआ करती है वॉट, और सिंबल इसका हुआ करता है डब्ल्यू। इसके बाद एक जो यूनिट है वो हॉर्स पावर भी हुआ करती है। तो हॉर्स पावर को आप शॉर्ट में एचपी लिखते हो। तो एक एचपी जो है आप याद रखिएगा 746 वॉट के जो है बराबर हुआ करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक यहाँ पर मेगावाट, ये भी पावर यूनिट हुआ करती है। तो मेगावाट का मतलब क्या होगा? 10 टू द पावर 6 वॉट हुआ करता है। ये कन्वर्जन्स याद रहने चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में कन्वर्जन्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब न्यूमेरिकल करते टाइम। अब जिस तरीके से हम अभी तक यूनिट को डिफाइन करते चले आ रहे हैं, उसी तरीके से अब हमें वॉट को डिफाइन करना है, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना है। तो तरीका बच्चों वही है, पावर इज इक्वल टू कितना होता है? वर्क अपॉन टाइम। या फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, पी इज इक्वल टू वी आई, कोई सा भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आप पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। ठीक है, पावर कितनी डिफाइन करनी है हमको? 1 वॉट करनी है। एनर्जी कितनी है? 1 जूल। और टाइम कितना है? 1 सेकेंड। देखिए भाई, डेफिनेशन लिख लेते हैं। कोई भी डिवाइस है, उसकी जो पावर है 1 वॉट कहलाएगी। 1 वॉट कहलाएगी मतलब पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। कब? व्हेन इट कंज्यूम्स, जब वो कंज्यूम करती है। क्या करेगी कंज्यूम भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितनी? 1 जूल। क्या चीज? एनर्जी। है ना? कितने टाइम में? 1 सेकेंड टाइम के अंदर। 1 सेकेंड टाइम के अंदर। तब जितना भी पावर प्रोड्यूस हो रही होगी या पावर कंज्यूम हो रही होगी, डिसिपेट हो रही होगी, उसको क्या कहा जाएगा? उस डिवाइस की पावर को कहा जाएगा कि वो 1 वॉट का डिवाइस है। 1 वॉट पावर का डिवाइस है। इस तरीके से आप बहुत इजीली जो है डिफाइन कर सकते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट को। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर और जो पावर की डेफिनेशन थी, इसमें बस इतना ही डिफरेंस होता है कि पावर की जो डेफिनेशन है वहां पर आप यूनिट टाइम का जिक्र करते हो, लेकिन आप एनर्जी की जब डेफिनेशन लिखने जा रहे हो तो आप यूनिट टाइम का जिक्र नहीं करोगे। देखो जैसे यहाँ पर कि टोटल वर्क डन, जो सोर्स को यानी कि बैटरी को करना पड़ता है मेंटेन करने में। किसको मेंटेन करने में? इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है उसको मेंटेन करने में। इन अ गिवन टाइम, देखो यहाँ पर कहा है, यूनिट टाइम नहीं कहा इन्होंने, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों वही होता है, देखिए जो आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में पढ़ा था। आई स्क्वायर आर टी भी आप लिख सकते हो, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी भी लिख सकते हो। एनर्जी आप यहाँ पर वी आई टी भी लिख सकते हो। तो कोई सा भी आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हो एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की दो टाइप की यूनिट्स होती हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूं। एक एसआई यूनिट होती है, और एक जो है यहाँ पर कॉमर्शियल यूनिट होती है। कॉमर्शियल यूनिट मतलब जहां पर जिस टर्म्स में, जिस टाइप में हम एनर्जी को पे करते हैं, है ना? आप अपने घरों में लाइट इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो तो उसका पेमेंट करते हो ना, तो वो कॉमर्शियल यूनिट होती है एक, जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हो इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो हुआ करती है, देखिए यूनिट कहा जाता है।
यूनिट आप जानते होंगे, हमारे घरों में हम आम भाषा में कहते हैं कि हमारी बिजली का बिल जो है इतना यूनिट आया है, तो वो यूनिट क्या है? वो कॉमर्शियल यूनिट को ही यूनिट कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भी है एक, और इसका दूसरा नाम है बच्चों किलो वॉट आर। ये के डब्ल्यू एच से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है शॉर्ट में। तो ये जो के डब्ल्यू एच है, इसी को यूनिट कहा जाता है, या आप कह सकते हैं कि इसी को जो है कॉमर्शियल यूनिट कहा जाता है। ऐसा यूनिट तो बच्चों आपको पता ही है कि जूल हुआ करती है। और देखिए इन दोनों में यहाँ पर रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। 1 किलो वॉट आर जो है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, इतने जूल के बराबर जो है ये हुआ करता है रिलेशन। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आ चुका है पावर रेटिंग का। तो देखिए पावर रेटिंग मैं आपको सिखाता हूँ। मान लीजिए कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि 100 वॉट और 220 वोल्ट। अगर कहीं पर आपको इस तरीके से लिखा मिल जाए तो समझ जाइएगा ये पावर रेटिंग दे रखी है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी बल्ब पर, है ना, किसी भी बल्ब पर इस तरीके की रेटिंग लिखी दिखाई देती है आपको। ठीक है, किसी भी बल्ब पर इस तरीके की रेटिंग लिखी दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है, आज मैं आपको मतलब सिखा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है, देखिए जो वोल्ट वाला पार्ट है ना, ये चीज, आफ्टर अप्लाइंग आफ्टर अप्लाइंग जितना ये वोल्टेज आपको दिख रहा है ना, इतना वोल्टेज अप्लाई करने पर अब ये जो पावर दिख रही है, कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम, यानी कि कोई अगर इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको आप 220 वोल्ट पर ऑपरेट करा रहे हो, तो वो वहां पर कितनी पावर कंज्यूम करेगा? 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये मतलब होता है पावर रेटिंग का। और पावर रेटिंग की हेल्प से आप किसी भी डिवाइस का रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ रखा है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आप कह सकते हो आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। अब आप अगर इस बल्ब की जो है रेसिस्टेंस निकालना चाहते हो, तो वी का स्क्वायर कर दिया हमने, और पावर जो है ये लिख दी, तो ये दो जीरोस यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 484 ओम। तो इतना रेसिस्टेंस होगा इस बल्ब का, जो हमने पावर रेटिंग की हेल्प से कैलकुलेट किया है। तो पावर रेटिंग का मतलब जो किसी भी डिवाइस की पावर को वहां पर क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि अगर आप किसी चीज को ऑपरेट करा रहे हो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर, तो वो चीज, वो डिवाइस उतनी पर्टिकुलर पावर जो है कंज्यूम करने वाला है, जैसे यहाँ पर बल्ब के लिए हमने पढ़ा। इसके बाद यहाँ पर है पावर कंजम्पशन इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। यानी कि आप जब मान लीजिए आपने बहुत सारे बल्ब ले लिए, अलग अलग पावर रेटिंग के या सेम पावर रेटिंग के, और आपने उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो वहां पर कौन सा जो बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा? अगर मान लीजिए आपने डिफरेंट रेटिंग के जो है बल्ब वहां पर कनेक्ट करें सीरीज में, तो कौन सा वाला जो बल्ब होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा? ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, दोनों ध्यान रखने हैं आपको। जो बल्ब होगा जिसकी सबसे कम पावर होगी, है ना, जिसकी पावर सबसे कम होगी, वो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस रखेगा अपने पास में। क्योंकि आपको पता है पी इज इक्वल टू कितना होता है, पी इज इक्वल टू कितना होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, और पावर क्या है? रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल है। तो अगर पावर किसी बल्ब की सबसे कम है, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? उसका सबसे ज्यादा होगा। और वही जो है सबसे ज्यादा ब्राइटनेस से क्या करेगा? ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्यों ग्लो करेगा सबसे ज्यादा ब्राइटनेस से? क्योंकि जो ब्राइटनेस होगी वो किस पर डिपेंड करती है? करंट पर। और करंट जो है तीनों ही बल्ब में, या तीन अगर आपने बल्ब लगा रखे हैं तो तीनों बल्ब, दो बल्ब आपने लगा रखे हैं तो दो बल्ब, उनमें सेम करंट जाएगी। तो करंट अगर सेम हो गई है यहाँ पर, तो रेसिस्टेंस जिसका सबसे ज्यादा हुआ, उसी की ब्राइटनेस जो है सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो रेसिस्टेंस किसका ज्यादा है? मैक्सिमम है लोवेस्ट पावर वाले का। तो लोवेस्ट पावर वाला जो बल्ब है वो सबसे ज्यादा ग्लो के साथ चमकना शुरू कर देगा। आई होप मीनिंग क्लियर हो गया। रेसिस्टेंस ऑफ हाईएस्ट वोल्टेज बल्ब इज मिनिमम। अब देखिए, ये आपने कब पढ़ा है? ये तो आपने सीरीज में पढ़ा, जब बल्ब को आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। ये आप तब पढ़ रहे हो जब बल्ब को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। तो जो रेसिस्टेंस होगा हाईएस्ट वोल्ट वाले बल्ब का, वो क्या होगा? मिनिमम होगा, है ना। और वही वहां पर क्या करेगा? मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। तो देखिए कुल मिलाकर के अगर आपको मैं यहाँ पर इसकी समरी दूं, तो समरी दो तरीके से दी जा सकती है कि भाई या तो आप अलग अलग रेटिंग के बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करोगे, या फिर पैरेलल में कनेक्ट करोगे। अब जब सीरीज में आप कनेक्ट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, उसी का ग्लो उसी का ग्लो सबसे ज्यादा होगा। पैरेलल में जिसका रेसिस्टेंस कम है, उसी का जो ग्लो है वो सबसे ज्यादा होगा। रेसिस्टेंस किसका कम होगा? जिसकी पावर सबसे ज्यादा है। रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? जिसकी पावर सबसे कम है। तो ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखनी है सीरीज और पैरेलल में, जब आप अलग अलग पावर रेटिंग के बल्ब को कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ में हमें दो लॉज पढ़ने होते हैं, लॉ वन एंड लॉ टू। ये जो किरचॉफ लॉ है इसको हम जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं, इस नाम से, जंक्शन रूल से। और जो लूप रूल होता है इसको हम किरचॉफ सेकंड रूल भी कहा करते हैं। तो देखिए क्या हुआ करते हैं ये रूल, इसको समझाने के लिए एक यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर ली जाए।
फिगर ड्रॉ करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा एक बार यहाँ डेफिनेशन यहाँ पर मतलब क्या स्टेटमेंट है वो समझा देता हूँ। तो एल्जेब्राइक सम जो होगा जितनी भी करंट होंगी किसी जंक्शन पर मिलने वाली उन सबका जो सम होगा वो जीरो होगा, यानी कि सम ऑफ ऑल द करंट विल बी इक्वल टू जीरो। ये चीज बताता है किरचॉफ का पहला रूल। किरचॉफ का दूसरा रूल क्या बताता है, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस विल बी इक्वल टू जीरो। यानी कि देखिए एल्जेब्राइक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंसेस मस्ट बी जीरो। तो समेशन वी बराबर जीरो, समेशन आई बराबर जीरो, यही दो लॉज हैं किरचॉफ ने जो दिए थे जिनकी हेल्प से हम किसी भी सर्किट में बड़े इजीली करंट को फाइंड कर पाते हैं। तो एक बार इनको सर्किट के हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो फिगर दिखा रखी हैं, इधर तो हम क्या करेंगे जंक्शन रूल को अप्लाई करेंगे, इधर हम जंक्शन रूल अप्लाई करेंगे और इस वाले में हम लूप रूल को अप्लाई करेंगे। लूप रूल जो है लूप में अप्लाई करा जा सकता है और जंक्शन रूल जो है जंक्शन पर अप्लाई करा जा सकता है। जंक्शन क्या हुआ करता है, जैसे ये पॉइंट है इसको जंक्शन कहा जाएगा जहां पर दो से ज्यादा ब्रांचेस आकर के मीट करती हैं। अब आप देख रहे हो इधर से क्या आया, I1 करंट आ गया, इधर से कौन सा करंट आया I2, इधर से कौन सा करंट आया, ये आया I3, इधर से कौन सा करंट आया I4। अब आप यहाँ पर देखिए अगर हम कहते हैं जंक्शन रूल में कि समेशन आई बराबर जीरो होता है, तो समेशन आई बराबर जीरो होने का मतलब है कि जितनी भी करंट जा रही है जंक्शन की तरफ और जितनी भी करंट जंक्शन से आ रही है उन सबका सम आप जीरो कर दीजिए। और सम जो है तभी जीरो हो सकता है जब उसमें कुछ नेगेटिव क्वांटिटी भी हो। तो हम ऐसा मान लेंगे कि जो करंट जंक्शन की डायरेक्शन में जा रही है वो पॉजिटिव करंट है। तो I1, एक ये I2 भी जा रही थी, प्लस I2, I3 जो है जंक्शन से दूर जा रही है तो इसको माइनस I3, और I4 भी जंक्शन से दूर जा रही है तो इसको भी I4 कर दिया और इक्वल टू आप जीरो लिख दोगे। यानी कि आप ये कह सकते हो, यहां से ये रिजल्ट निकाल सकते हो कि जो करंट जंक्शन की डायरेक्शन में जा रही हैं उनका सबका सम जंक्शन से निकलने वाली करंट जितनी भी हैं उनके सम के बराबर होगा। ये तो करंट कौन सी है भाई, टुवर्ड्स जंक्शन, और ये कौन सी करंट है भाई, अवे फ्रॉम जंक्शन। तो ये सम बराबर रहा करता है। आप इस तरीके से भी जो है जंक्शन रूल को पढ़ सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। या फिर समेशन आई तो आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से आप एक इक्वेशन बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पर लूप रूल में क्या है, लूप रूल में समेशन वी इक्वल टू जीरो रहा करता है। देखिए सर्किट में आपको कितने लूप दिख रहे हैं वो देखिए पहले। एक तो लूप हो गया, ये क्लोज पाथ को लूप कहा जाता है बच्चों। एक लूप आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, दो। इसके बाद एक लूप जो है इसको भी कंसीडर करा जा सकता है। तो ये कितने लूप हो गए, तीन लूप यहाँ पर हो गए। तो तीन लूप हो गए, इनमें से हम किसी एक में अप्लाई करके देखते हैं। सपोज करिए इसमें अप्लाई करके देखते हैं, ये जो है डायरेक्शन बता रखी है कि किस डायरेक्शन में हम चलेंगे जब लूप रूल के लिए इक्वेशन लिख रहे होंगे। तो देखिए लूप कौन सा है, लूप है ये टी ई एफ ई डी। जैसा हमने नाम लिखा है उसी डायरेक्शन में हम बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, जो करंट है, जो करंट फ्लो करती हुई दिख रही है आपको यहाँ पर, उसके हिसाब से पहले हम सिंबल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ से आपको ये करंट आती दिख रही है I1 प्लस I2, जहां एंटर करेगी उसको पॉजिटिव और जहां एग्जिट करेगी उसको नेगेटिव मान लेंगे। ये इधर नेगेटिव, ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा। इधर ये I2 एंटर कर रही है तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब देखिए अब हम जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं लूप रूल को। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे, डी से शुरुआत करते हैं। डी से शुरुआत करा तो सबसे पहले आप R3 पर पहुंच जाएंगे, है ना, और करंट इधर से आ रही होगी ये। तो करंट जितनी है वो, रेजिस्टेंस जितना है वो का प्रोडक्ट कर लिया, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और सिंबल आप लीजिएगा जो आप शुरुआत में जो सिंबल आप पर पड़ रहा था, है ना, एंटर करते हुए उसी सिंबल को आप लेकर के चलिएगा। उसके बाद आप इधर से एंटर करेंगे E2 के ऊपर। तो E2 पर जब आप एंटर करेंगे तो माइनस आया, आपने E2 लिख दिया, यहाँ की बात खत्म हो गई। यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं करना क्योंकि ये तो खुद पोटेंशियल डिफरेंस हुआ करता है। उसके बाद आप यहाँ पर आ गए तो प्लस मिला आपको, यहाँ पर करंट आ रही है बेटा इसमें I2, और रेजिस्टेंस कितना है, ये R2 है। इसका भी आपने प्रोडक्ट लिख लिया यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया। फिर आप घूम करके डी पॉइंट पर ही पहुंच गए। तो जब दोबारा उसी पॉइंट पर पहुंच गए तो इक्वल टू आप क्या कर देना, जीरो कर देना। अब जब इतना आप लोगों ने कर दिया होगा, जब इतना आप लोगों ने कर दिया होगा तो आप इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करके भी लिख सकते हो। वैसे तो ये इक्वेशन यहीं पर सफिशिएंट है इतना बताना, लेकिन आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। I2R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर ये इक्वेशन लिख ली है। और ये इक्वेशन कैसे आई है, ये इक्वेशन आई है हमारे पास लूप रूल अप्लाई करने के बाद में। ऐसे ही हमने तो एक लूप में अप्लाई करा है, आप दूसरे वाले लूप में, और ये जो पूरा तीसरा लूप था इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करके देखना भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या हुआ करता है भाई, ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है। अरेंजमेंट किस चीज का है, चार रसिस्टर्स का है, ठीक। चार रसिस्टर्स हैं और इनको हम क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम डिटरमाइन करते हैं वन ऑफ द रेसिस्टेंसेस। यानी कि चार में से क्या होता है, एक रेसिस्टेंस जो होता है ना वो अननोन होता है। तो जो अननोन रेसिस्टेंस है उसी को हम क्या करते हैं, मेजर करने की कोशिश करते हैं एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ थ्री रेसिस्टेंसेस। यानी कि मान लीजिए आपके पास जैसे यहाँ सर्किट में दिखा रखा है P Q
आर और एस, ये चार रेसिस्टर हैं। तो इनमें से हो सकता है कोई एक जो है आपको फाइंड करना हो और बाकी तीन की जो है आपको वैल्यूज दे रखी हो। तो इस तरीके से हम व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है यूज कर लिया करते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपको फिगर दे रखी है इसके थ्रू समझ लेते हैं हम, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसकी कुछ कंडीशन रहा करती है। कंडीशन कैसी होती है कि भाई कंडीशन एक इस तरीके से आती है, ये लिखा आता है कि भाई बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, इसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी। देखिए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन हुआ करती है कि जब गैल्वेनोमीटर, ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये कोई भी डिफ्लेक्शन देना बंद कर दे, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, या फिर आप कह सकते हो नल डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर देता है, उस टाइम पर हम कहते हैं कि ब्रिज क्या हो चुका है। उस टाइम पर हम कहते हैं ब्रिज जो है बैलेंस हो चुका है। उस टाइम पर हम कहते हैं ब्रिज जो है बैलेंस हो चुका है। ठीक है। अब इस कंडीशन को यूज करके आप एक कंडीशन और ऑब्टेन करते हैं जो रेसिस्टर्स के टर्म्स में रहती है, और वो क्या होती है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। यहाँ पर P ये वाला रेसिस्टर हो गया, Q ये वाला रेसिस्टर हो गया, R ये वाला रेसिस्टर हो गया, और S जो है ये वाला रेसिस्टर हो गया। आप अगर ऐसे ना लिखा हुआ हो तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि देखिए यहाँ से ये जो ब्रांच आ रही है ना, ये इस ब्रांच के ऊपर एक रेसिस्टर, नीचे दूसरा रेसिस्टर, यहाँ पर तीसरा और यहाँ पर चौथा। ठीक है। तो ये जो ब्रांच आ रही है इसको आप फ्रैक्शन मान सकते हो, तो दिस अपॉन दिस, यही जो है कंडीशन हुआ करती है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या हुआ करती हैं बच्चों, देखिए पहली लिमिटेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी कि अगर आप हाई करंट फ्लो कराते हैं, है ना, हाई करंट अगर आप फ्लो कराते हैं इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर फ्लो कराते हैं, तो जो V और I के बीच में कर्व आता था, स्ट्रेट लाइन आती थी, वो कर्व अब मतलब कर्व नहीं, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लिखो, जो ग्राफ आपको मिलता था वो ग्राफ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, अब वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा अगर आप बहुत ज्यादा हाई करंट फ्लो करा देते हैं कंडक्टर में। या पहली यहाँ पर लिमिटेशन समझ सकते हो। और अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो ओम्स लॉ का क्या हो जाएगा, वहां पर वो एक ड्रॉबैक हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरी चीज यहाँ पर हम समझते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, ये आप लोगों को पता होगा कि जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, ये देखा जाता है कि अलग अलग वोल्टेज पर, फॉर डिफरेंट वोल्टेज, आपको जो होता है ना करंट, जो करंट होता है वो सेम मिल जाता है। ठीक है, ये चीज देखी जाती है। तीसरा लिमिटेशन मैं आपको बताता हूँ, सेमीकंडक्टर्स के अंदर ही, सेमीकंडक्टर के अंदर ही बात कर रहे हैं हम, जो वी और आई ग्राफ होता है, वी आई कर्व होता है, वो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता। तो ये तो आपका पहले पॉइंट के जैसा है, लेकिन आप लिख सकते हो। चौथा आपको मैं बताता हूँ, चौथा जो आप कह सकते हो यहाँ पर, वो ये कह सकते हो कि अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दो, है ना, अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दो किसकी, वोल्टेज की, डायरेक्शन अगर आप चेंज कर देते हो वोल्टेज की, तो जो करंट का बिहेवियर होता है उसमें क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, करंट का जो बिहेवियर हो जाता है वो चेंज हो जाता है। तो ये कुछ चार लिमिटेशंस हो गई आपकी यहाँ पर ओम्स लॉ की। चार तो लिखने के लिए नहीं आएंगी, क्योंकि एक मार्क में ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन आएगा, तो आप इस चार में से कोई दो जो है आप यहाँ पर लिमिटेशन लिख करके आ सकते हो, एक मार्क में अगर क्वेश्चन आता है तब। ये था इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन जो आप लोगों को यहाँ पर मिल चुका है। इसके बाद अब हम चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे।